नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। ई टेंडरिंग समेत कई मांगों को लेकर लामबंद सरपंच पिछले 3 दिन से पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सरकार की तरफ से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से 9 मार्च का समय दिया गया है, लेकिन सरपंच पीछे हटने को राजी नहीं है। सरपंचों के धरने के चलते सड़क जाम है तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, लगातार धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। रोड जाम की वजह से आम जनता को दिक्कतें पेश आ रही हैं और मुख्यमंत्री से मिलने का समय सरपंचों ने मांगा, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी मांगों पर सरपंच अड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने सरपंचों को मिलने का वक्त दिया है। 9 मार्च को सरपंचों का डेलीगेशन मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करेगा और लगातार सरकार के मंत्रियों की ओर से बयान दिए जा रहे हैं कि बातचीत के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे का हल निकल पाए। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरपंचों को लेकर कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने कहा सरकार को ई टेंडरिंग को तुरंत वापस लेना चाहिए और जैसे ही हमारी सरकार में सरपंचों के पास पूरे अधिकार थे, वैसे ही पंचायतों को पूरा अधिकार मिलना चाहिए। ये जो सरकार है समाधान नहीं निकालती किसी भी चीज़ का और लाठी और गोली से सरकार चलाना चाहती हैं। प्रजातंत्र में लाठी गोली से नहीं चलती, आपस में बातचीत से और समाधान निकाले जाते हैं। ये सरकार का कोई देख लो, कोई बात होगी जब भी लाठीचार्ज, चाहे कोई भी वर्ग हो, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा। इसी प्रकार से जब ये बैठे हैं पंचायती राज वाले सरपंच वगैरह, इनके ऊपर लाठीचार्ज। भाई अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, तो ये बड़ी निंदनीय है। और इसी वास्ते हम सारे विधायक दल और हमारे पार्टी का प्रधान 6 तारीख को गवर्नर साहब से टाइम मांगा है हमने। अब ई टेंडरिंग का क्या मतलब है? ई टेंडरिंग का मतलब पहले 2 साल तो पंचायत के इलेक्शन निकलाए, अब हो गई तो भाई इलेक्टेड बॉडी हैं ये, इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। लोगों के चुने हुए, हम भी तो लोगों के चुने हुए हैं, तो लोगों के चुने हुए हैं, इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। ये तो ऐसा कर रहे हैं जैसे पहले ही शक की सुई नजर वो चला रहे हैं। उनको काम करने दे। पहले भी होता रहा हमारे समय में, इतने अच्छे काम हुए, कोई एक भी गली कच्ची नहीं है हमारे समय में भी। पंचायतों को पूरा अधिकार था, वही अधिकार होना चाहिए, इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। और पंचायत सरपंच हो, मेंबर पंचायत हो, पंचायत इलेक्टेड बॉडी है, उसको पूर्ण अधिकार होना चाहिए। सरपंच भी जो है मुखिया है पंचायत का। तो सरपंचों को लेकर जेपी दलाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सरपंचों के साथ मिल बैठकर समस्या का समाधान करेंगे। चाहे सरपंच हो, सरकार के नुमाइंदे हो, मंत्री हो, एमएलए हो, सबका ध्येय एक है कि जनता की सेवा करना। वो भी जनता की सेवक हैं, गांव का विकास कराना चाहते हैं। एमएलए एमपी पूरे प्रदेश का विकास या अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। मिलजुल करके जो कुछ उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। और मैं समझता हूं कि पहले वाली नीति में हजारों सरपंचों पर केस बन जाते थे, क्योंकि नए नए सरपंच बनते हैं, उनको कानून कायदे का नहीं पता होता। अब जो हमने यही कहा है कि सारी ताकत तो सरपंच के पास रहेगी, जिम्मेदारी जो है अधिकारियों की होगी। तो इस चीज को हम समझाएंगे, मिल बैठ करके फैसला करेंगे। बातचीत के लिए उनको बुलाया गया है, 9 तारीख को बुला रखा है। और दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ विपक्षी पार्टियां, जो हारे हुए लोग हैं, हर चीज में एक अवसर ढूंढते हैं। वो गांव में जाकर के लोगों की सेवा नहीं करते। वो कहीं से भी कोई वर्ग अपनी समस्या रखता है तो वो उसको वोट समझ के अवसर ढूंढते हैं, जबकि उनको कोई परिणाम नहीं मिलते। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में हर वर्ग को अपनी मांगे मांगने का हक है, लेकिन उनके द्वारा सत्ता की कुर्सी हथियाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, वो कभी कामयाब नहीं हो। वहीं सरपंचों के प्रदर्शन को लेकर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मुद्दा बातचीत करके ही सुलझाया जा सकता है, इसलिए सरपंचों को सरकार के साथ वार्ता करनी चाहिए, जिससे उनकी समस्या का समाधान निकाला जा सके।
लोकतंत्र में सबको अपने अपने बात रखने का अधिकार है और जहां पर लोगों की कोई समस्या होती है बातचीत से हल निकल सकता है और बातचीत से हल निकलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपने अपने बात रखने का अधिकार है और जहां पर लोगों की कोई समस्या होती है बातचीत से हल निकल सकता है और बातचीत से हल निकलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो आपने रिएक्शंस लगातार सुने, भूपेंद्र हुड्डा को भी आपने सुना, इसके बाद जेपी दलाल को आपने सुना, सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी ये कहा है कि दरअसल बातचीत के जरिए ही समाधान इस मुद्दे का निकल सकता है और उन्हें पूरा भरोसा है कि बातचीत के जरिए ही इस मुद्दे का समाधान निकलेगा। तो मुख्यमंत्री से मिलने का वक्त 9 तारीख का है सरपंचों के डेलीगेशन का, लेकिन उसके बाद भी अभी भी सरपंच अड़े हुए हैं और विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो भी लगातार चल रहा है। दरअसल ई टेंडरिंग जो पॉलिसी है उसके विरोध में सरपंच नामबंद हुए हैं और बातचीत के जरिए सरकार कोशिश कर रही है मुद्दे का समाधान निकले, लेकिन अभी तक कोई समाधान इस मुद्दे का नहीं निकल पाया। आगे किस तरह से बातचीत होती है ये देखना भी होगा। इसके साथ ही 9 तारीख को जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ सरपंचों के डेलीगेशन की मुलाकात होगी, उसमें बातचीत होगी, तो उसके बाद किस तरह से आगे की एक दिशा तय होती है ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि 9 तारीख का वक्त है, 9 मार्च का वक्त है जब सरपंच मुख्यमंत्री के साथ इस मुद्दे को लेकर मुलाकात करेंगे। इससे पहले रिएक्शन भी कई सारे सरपंचों की ओर से भी सामने आए हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है। इसके साथ ही सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि बातचीत के जरिए समाधान इस मुद्दे का हो सकता है और बातचीत से ही हल निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन अभी भी सरपंच अड़े हुए हैं अपनी मांग को लेकर और कुछ तस्वीरें हम आपको सरपंचों के प्रदर्शन की दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं सरपंच। इसके साथ ही आम जनता की मुसीबतें भी बढ़ी हुई हैं, चूँकि रास्ता जाम, रास्ता बंद, तो आम जनता की मुसीबतें, जो राहगीर हैं, जो रोज़ाना अपने गंतव्य तक जाने वाले लोग हैं, उनको भी इस जाम की वजह से, इस बंद की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है सभी लोगों की ओर से कि बातचीत के जरिए जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान निकले। सरपंचों को भी उनके क्षेत्र में काम करने का मौका जनता के लिए मिले और जो सुविधाएं वो जनता को दे सकते हैं, जनता तक वो सुविधाएं पहुंच पाएँ। आगे किस तरह से बातचीत बनती है इस पर आज हम चर्चा करेंगे और कैसे समाधान इसका हो सकता है। कुछ अहम सवाल हैं, एक नज़र उन सवालों पर डालते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा इसी मुद्दे पर। सबसे पहला सवाल, सबसे अहम सवाल, वार्ता से निकलेगा रास्ता तो फिर जिद आखिर क्यों है? जब मुख्यमंत्री से मुलाकात का वक्त मिल चुका है तो फिर अभी भी जिद पर क्यों अड़े हुए हैं सरपंच? ये सबसे पहला और अहम सवाल है। इसके बाद सवाल ये भी है कि धरना प्रदर्शन का अधिकार, सड़क जाम करना क्या सही है? क्योंकि धरना प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, लेकिन क्या सड़क जाम करना सही है? आज इस पर भी बात होगी। इसके साथ ही सरपंचों के सहारे क्या विपक्ष अपनी सियासत चमका रहा है? क्योंकि आपने जेपी दलाल को सुना, जो कृषि मंत्री हैं, वो ये कह रहे थे कि दरअसल हर मुद्दे में विपक्ष वोट ढूंढने की कोशिश करता है और उसी का नतीजा ये है कि अब सरपंचों की ई टेंडरिंग का जो मुद्दा लगातार सरपंच उठा रहे हैं उस पर भी विपक्ष खुलकर अपनी बात को रख रहा है, राजनीति कर रहा है। तो आज इन सवालों के इर्द गिर्द हमारी बड़ी बहस घूमेगी। इससे इतर और भी कई सवाल जिनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़ गए हैं। अब सीधा आपका परिचय कराएं ताकि इस चर्चा को एक सकारात्मक रूप आगे हम दे पाएं और कैसे समाधान निकलेगा इस पर बातचीत कर पाएं। बीजेपी से प्रवक्ता रमन मलिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन मलिक जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता रविंद्र ढुल हमारे साथ हैं। रविंद्र ढुल जी, आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता विजेंद्र रेणु हैं। विजेंद्र रेणु जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ रणबीर गिल हैं, जो कि प्रधान है सरपंच एसोसिएशन से। रणबीर गिल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत हम बीजेपी के प्रवक्ता के साथ ही करेंगे। मलिक साहब, बातचीत से समाधान इस मुद्दे का निकलेगा, लगातार इस तरह के रिएक्शंस हम सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलने का वक्त भी मिला है, लेकिन अभी भी सरपंच अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरपंच अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। कैसे आप इस मुद्दे को आगे सकारात्मक दिशा में हल की ओर लेकर जा रहे हैं? रमन मलिक जी, आपका पहला रिएक्शन। नमस्कार। देखिए, हमारा एक बड़ा स्पष्ट मानना है जी, और रादर इस चीज को हम दो पहलू से देखते हैं। एक तो ये कि ये जो स्कीम है, ये ई टेंडरिंग का जो विषय है, इसको
बिना उपभोग करे जी सरपंचों को इसके ऊपर एक न्यायिक जिसे बोलना चाहिए ना, एक अपना फैसला नहीं सुना देना चाहिए। जब आपको पता ही नहीं है कि उससे बेनिफिट होएगा या नहीं होएगा, तो आप उसको सीधे ये मना कर दें, दरकिनार कर दें, वो एक अच्छी बात नहीं है। वो ऐसा लगता है कि आप प्री मेडिटेटेड हैं। वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं लगता, वो ऑटोक्रेटिक प्रोसेस लगता है। वो ऐसा प्रोसेस लगता है कि जैसे कोई हठ धर्मी अपनी विषय को रख रहा हो जी। तो उससे हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो हैं, जो जिसे कहना चाहिए ना, जो हमारी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा अंग है, सबसे पहला पायदान है डेमोक्रेसी का, वो जो है वो सवालिया निशान में आ जाता है कि क्या उसके ऊपर उसकी मंशा और उसकी जो एक पूरी पद्धति है, उसी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होने की स्थिति तो नहीं बन जाती, ऐसा प्रतीत होता है। दूसरी चीज जो है कि जब आपको मुख्यमंत्री, जो प्रदेश का मुखिया है, उसने समय दे दिया, वो आपके साथ बैठने को तैयार हो गए, उनका और आपका समय तय हो गया, तो उसके बाद तो विषय ही अलग हो जाता है। क्योंकि आपने सीधे प्रदेश के मुखिया, जिस प्रकार से आप अपने अपने गांव के सरपंच हैं, वैसे ही आपके प्रदेश का जो सरपंच है उससे आपने मिलना है। तो ये जो विषय है, ये भी एक बहुत क्लियर हो जाता है कि आप अपने ही घर में बैठे हैं, अपने ही व्यक्ति के साथ हैं, अपने ही एक सिस्टम के साथ हैं। तो ये दोनों चीजें जो होती हैं, उसके बाद भी अगर आप इस तरीके से होते हैं, तो फिर अगेन आप वापस घूम के वहीं आ जाते हैं कि क्या ये मात्र एक प्रोटेस्ट है या आपको एक मोहरा बना के आपके साथ खेला जा रहा है, खिलवाया जा रहा है। तो ये एक अलग अलग सामने विषय आते हैं। ठीक है, ये दो विषय प्रमुखता से वर्तमान में आप रख सकते हैं। ठीक है। रणबीर गिल जी, आश्वासन लगातार मिल रहा है सत्ता पक्ष की ओर से कि बातचीत करके ही इस मुद्दे का समाधान हम निकालेंगे। मुख्यमंत्री से मिलने का वक्त भी 9 तारीख का मिल चुका है। उसके बाद भी क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं? बातचीत का इंतजार करिए। रणबीर जी, आपका रिएक्शन। हम धरने पर 2 महीने से बैठे हैं, पूरे स्टेट के अंदर, अब ब्लॉक के अंदर बैठे हुए थे। हमारे साथ किसी ने भी बातचीत नहीं की। ठीक है, 9 तारीख को मुख्यमंत्री जी बातचीत करते हैं, अगर हमारा हल होता है तो हम अपना घर वापसी करेंगे, वरना हम लोग जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हमारे अधिकार ग्राम पंचायत को वापस नहीं किए जाते, तब तक हम अपना घर वापसी नहीं करेंगे। ठीक है सर, आप जी। जेपी दलाल जी का बयान जी, वो कह रहे थे कि नए नए सरपंच बन जाते हैं, उनको पता नहीं, उनके ऊपर केस हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ जेपी दलाल जी को, ये सब लोग हैं, आपके नेता तो पता नहीं कोई 6ठी फेल है, 10वीं फेल है, कोई 8वीं फेल है, उनको तो शायद ना पता हो। एक बात कहना चाहता हूँ मैं, ये नेता लोग कहते हैं ना नए नए सरपंच, आपके शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री जी 8वीं क्लास की लड़की के जवाब नहीं दे इसके। आप लोग ऐसी बातें करते हो कमाल। हम सभी के सभी सरपंच और पंच हमारे आपसे वेल एजुकेटेड है। आप इन बातों का बोलने से पहले तो सोच समझकर बोलना चाहिए। आपके मंत्री की लैंग्वेज देखो, मैं इनको कहना चाहता हूँ, इनके मंत्री की लैंग्वेज देखो कैसी लैंग्वेज है। क्या ये वो सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं? एक पद पर बैठ के उनको पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं है, और ये समझाते सरपंचों के कि नए नए सरपंच बन जाते हैं। अरे भाई, सरपंच तो उस आदमी को चुना जाता है जिसकी सामाजिक छवि अच्छी होती है, जिसके खानदान की छवि अच्छी होती है। एमएलए मंत्री तो कोई भी, एमएलए एमपी तो पार्टी की लहर से बनते हैं। ये सरपंच जेपी दलाल जी सरपंच जी का इलेक्शन लड़े और सरपंच बन के दिखाए, फिर हम इनको मानेंगे ये सही है। ठीक है, रणबीर जी आपके पास मैं लौटूंगा। रविंदर ढुल जी आपके पास में आ रहा हूँ। जेपी दलाल कृषि मंत्री कह रहे हैं या फिर बाकी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं ये कह रहे हैं कि विपक्ष को हर मुद्दे में राजनीति ढूंढनी होती है, हम बातचीत के जरिए इस मुद्दे का समाधान निकाल रहे हैं, लेकिन आपको वोट बैंक नजर आता है। चरित्र, उसके खानदान का चरित्र और उसकी छवि को देख के चुना जाता है। देखिए, इनको मैं जेपी दलाल जी को सुन रहा था, उन्होंने कुछ चीजें कह दी, विपक्ष के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगा दिए, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं उनके अंदर जो है मिसलीड करके चले गए।
इन्होंने कहा कि अंतिम पावर सरपंच के पास है, सरपंच ही सब चीजों को लीड कर रहा है। तो मुझे ये बता दें कि सरपंच के पास में बिल सैंक्शन करने की, बिल को साइन करने की, इन्होंने कथित तौर पे कहा है कि जो कमेटी जो बिल को साइन करेगी वो सरपंच के द्वारा हेड की जाएगी। उस कमेटी के पास में, सरपंच के पास में केवल 7 दिन तक उस बिल को होल्ड करने की ताकत है, जबकि नगर निगम के अंदर शहरी क्षेत्र में जो पार्षद होते हैं उनके पास में अनलिमिटेड समय तक उन बिल्स को पार्षद जो है, इलेक्टेड पार्षद उसको जो है विदहेल्ड कर सकते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अनुसार। यानी कि समझिए कि भी सरपंच के पास में कथित तौर पे जो पावर इन्होंने सरकार के द्वारा घोषणा की गई है वो आपकी 19 जनवरी 2023 के नोटिफिकेशन में है ही नहीं। आपके पास 7 दिन तक होल्ड करने का अधिकार है, लिखा हुआ है उसके अंदर कि अगर 7 दिन के अंदर अगर आप उसको कर देते हैं तो ठीक है, साइन कर देते हैं, अदरवाइज 8वें दिन जो है अधिकारी उसको बिल को पास कर देगा। मुझे बता दे कि क्या सरपंच के पास में केवल 7 दिन का अधिकार होता है? और क्या ये, अगर ये मैं कहता हूं कि इन्होंने जायज दिया है तो नगर निगम में नगर पार्षदों के पास में अधिकार क्यों है और सरपंचों के पास क्यों नहीं? दूसरी बात, आर्टिकल 243 जो है हमारे भारत का संविधान का, पूरी तरह से पूरी की पूरी नोटिफिकेशन जो है, इनकी जो लेटर निकाला है वो पूरी तरह से वायलेशन है भारत के संविधान का। बड़ा स्पष्ट तौर पर संविधान में लिखा है कि ग्राम पंचायत के जो फंड है उसका मालिक केवल मात्र पंचायत है और उसका इस्तेमाल कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता है। इससे पहले भी 2015 में वर्तमान सरकार ने कोशिश की थी, जब 10 लाख की 20 लाख की जब कैपिंग लगाई गई थी, मामला कोर्ट में पहुंचा। बाकायदा हाई कोर्ट की जजमेंट है और हाई कोर्ट की जजमेंट में लिखा है कि भाई ये जिस प्रकार से आपने अधिकारियों को जो है फंड ट्रांसफर करने का या अधिकारियों को फंड को यूटिलाइज करने का जो राइट दिया है वो गैर कानूनी। जब 1993 में कांग्रेस सरकार जो है, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज सिस्टम को लागू किया था, अमेंडमेंट लेकर के आई थी, तो जब पंचायती राज के सुधार लेकर के आए थे, उन सुधारों को पूरी तरह से खत्म करने का काम किया वर्तमान सरकार की इस लेटर ने, जिसको मैं नोटिफिकेशन भी नहीं कह रहा, क्योंकि न केवल पंचायती राज एक्ट बल्कि भारत के संविधान दोनों को वायलेट करता हुआ एक लेटर छाप दिया, कि इंस्ट्रक्शन छाप दिए एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें ये चीज का, इस बात का पता क्यों नहीं रहता है कि मुद्दा केवल ई टेंडरिंग का नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात जो है, ई टेंडरिंग के ऊपर जिस प्रकार के विवाद किए जा रहे हैं, तो ई टेंडरिंग अपने आप में कोई फूल प्रूफ चीज नहीं है। जिस चीज के बारे में इतना बड़ा प्रचार किया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था जो है ईमानदारी का जो है विरोध नहीं करती है, लेकिन वर्तमान मामले के अंदर भी आप समझेंगे जो रूरल डेवलपमेंट फंड है, यानी कि ग्रामीण जो डेवलपमेंट का जो फंड होता है, HRDF जिसे हरियाणा में कहा जाता है, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड, उसको रिलीज करने की अंतिम पावर जो है चीफ मिनिस्टर तक जाती थी, नीचे से निकलता हुआ मुख्यमंत्री के कार्यालय से जो है सैंक्शन होता था, उसके बाद में नीचे आता था। जो 20 लाख रुपए की पावर सरपंचों के पास उस समय थी, उसकी भी अंतिम पेमेंट जो है मुख्यमंत्री के हाथ से निकलती थी इससे पहले। तो ये कहना कि भाई सरपंचों ने जो है बेईमानी का काम करने का किया है, या फिर बहुत सारे उनके ऊपर केसेस दर्ज होते थे, ऐसा कहना वैसा करना, तो मुझे बता दो कि उस फंड की यूटिलाइजेशन के अंतिम सैंक्शन की पावर तो मुख्यमंत्री के पास में रहती थी। तो क्या सरकार ने कौन सी ऐसी पॉलिसी लागू कर दी जिस पॉलिसी के तहत इन्होंने सरपंचों को तो कह दिया भाई आप तो कथित तौर पे बेईमान हो, और सरपंचों के ऊपर जितने भी अधिकारी हैं, डायरेक्टर पंचायत से लेकर के एसीएस पंचायत से लेकर के मुख्यमंत्री निवास तक, कार्यालय और पंचायत मंत्री तक फाइल ऊपर से जाती थी अप, और फिर अप से जाती थी डाउन, तो उसके अंदर जो ऊपर वाले लोग हैं उनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? ठीक है, ये मतलब ये सिस्टम मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सरकार क्या बताना चाह रही है, ये सरकार को मंशा स्पष्ट करनी चाहिए, सरपंचों को सामने लेकर के आए। अब एक मिनट अभी आपने कहा था डिबेट के प्रारंभ में कि भाई जब 9 तारीख को मुख्यमंत्री ने मिलने का न्योता दे दिया तो 9 तारीख तक ये उठे क्यों नहीं? मुझे समझ में नहीं आता कि चंडीगढ़ के अंदर सरपंच एसोसिएशन पूरी की पूरी बैठी है, सरपंच बैठे हरियाणा के इलेक्टेड, मुख्यमंत्री सेम डे क्यों नहीं मिल सकते हैं? आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से सेम डे मिल लेते हो, अगले दिन का समय दे दीजिए। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने समय से चल रहा है, आप बुलाइए। 9 दिन का, ये 1 हफ्ते का गैप देने के लिए किसने कहा है? चलिए, इसको मैं रमन मलिक जी से आगे समझूंगा। एक रिएक्शन पहले विजेंद्र रेणु साहब का मैं ले लूं। रेणु जी, जो बात अभी ढुल साहब ने बताई, कुछ संशोधन के बाद में बातचीत बन सकती है क्या ई टेंडरिंग पॉलिसी में, या फिर इस पूरी पॉलिसी को ही आप लोग खराब बता रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से 1 तारीख को जो सरपंचों के ऊपर अत्याचार किया गया उसकी निंदा करते हैं और घोर भर्त्सना करते हैं
और उसके बाद जो 4000 सरपंचों के ऊपर मुकदमे दायर करने का काम किया, उसकी भी हम घोर निंदा और भर्त्सना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितने हमारे घायल हुए, उनको चोटें लगी, जल्दी से भगवान उनको दोबारा से तंदुरुस्त करने का काम करे। दूसरी बात, अपराध जी, ये सरकार जो कहती है, देखिए आपने पूछा कि पूरी प्रणाली ही गलत है या ठीक है। मैं समझता हूँ इस पर हम बात ना करें, बल्कि हम बात ये करें कि जो हरियाणा प्रदेश में आज ये आंदोलन चल रहा है, सारे सरपंच जो है वहाँ पंचकुला में इन्होंने परमानेंट अपना धरना लगा दिया। 2.5 महीने तक इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन करने का काम किया। उस समय सरकार ने कोई संवाद नहीं किया। हमने बहुत सारी आपके साथ भी डिबेट की, दूसरे चैनलों पर भी डिबेट की। सरपंच बार बार डिमांड करते हैं कि हमें कोई बुलाए तो सही, हम जाएं तो जाएं कहाँ, हमें कोई बुला ही नहीं रहा। इनको किसी ने नहीं बुलाया। जब नहीं बुलाया तो तंग आकर के सरपंचों ने सीएम हाउस की तरफ कूच करने का मन बनाया और उसके लिए एडवांस में कई दिन पहले जब इनकी वार्ता विफल हुई मंत्री जी के साथ, तभी इन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम 1 मार्च को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। अब देखिए, यहाँ से सरकार की मंशा शुरू होती है। मंशा तो पहले फिर यहाँ से और ज्यादा शुरू हो जाती है कि जब 1 तारीख को सीएम हाउस का घेराव करने के लिए लाखों की संख्या में सरपंच वहां इकट्ठे हो जाते हैं और सीएम साहब चंडीगढ़ छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। क्यों भाई? प्रदेश का मुखिया को पता है कि आज सरपंचों का एक एजिटेशन यहाँ पर होना है और सीएम साहब जो है ना चंडीगढ़ छोड़ करके चले जाते हैं। ये बहुत गलत और बहुत निंदनीय है। इसके बाद लाठीचार्ज होता है, जो भी घटना घटी निंदनीय है सारी, लेकिन सरपंचों को टाइम दिया जाता है मिलने का। वो जैसे अभी रविंद्र भाई ने भी इस बात को उठाया, उनको 9 मार्च का टाइम दिया जाए और ये चाहते हैं कि 9 बात बंद हो गया। रेणु साहब, आपकी आवाज़ अभी मुझ तक नहीं आ पा रही है। मैं लौटूंगा आपके पास, आपकी आवाज़ में ब्रेक हो रहा है। रमन मलिक जी के पास हम चलते हैं। मलिक साहब, आपको आवाज़ मिल रही है हमारी? रमन मलिक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहा हूँ जी। रमन मलिक जी, अभी रविंद्र टूडू जी ने बहुत सारी बातें इस पॉलिसी को लेकर कही हैं, कई आपत्तियां इस पॉलिसी पर हैं, इसके प्रावधानों पर हैं। अपनी सरकार का भी वो उदाहरण दे रहे थे। क्या इसमें कुछ संशोधन के जरिए आपको लगता है कि बात बनेगी, क्योंकि इस पॉलिसी को ही रद्द करने की मांग लगातार सरपंच कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कहा शुरुआत में, मैं अभी दोबारा भी वो बात कह रहा हूँ कि हमने बार बार ये हर चीज में प्रदर्शित करा है कि हम एक डायनामिक सरकार हैं जो कभी भी हठधर्मी नहीं करते। हम लोगों के साथ संवाद करते हैं, अपना पक्ष भी समझाने की बार बार कोशिश करते हैं, उनका समझने की कोशिश करते हैं। जब एनहांसमेंट की बारी आई थी HSVP की, तब भी हमने ऐसे ही करा था। दूसरे विषयों में भी हमने ऐसे करा था। हमने बार बार बात करी थी, संवाद करा था, और उस संवाद से जो भी एक पक्ष निकलता है उसके ऊपर ये करने की कोशिश करी जाती है कि जो सरकार की मंशा है और जो लोगों की मंशा है उसको एक प्रकार से उसको प्रखर रूप से जोड़ा जाए, ब्रिज करा जाए गैप को। और ये हमारी अप्रोच हमेशा से है। हमारे को ये एक कहना चाहिए ना, ये बोनाफाइडी है हमारी कि हमने हमेशा करके ये दिखाया। और कहीं अगर जरूरत पड़ी तो हम 2 कदम पीछे भी हटे हैं, उसमें हमारे को कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि हम प्रदेश के लोगों के लिए हैं, कोई हम अपने लिए नहीं है, हम उनके लिए हैं और उनसे हैं। तो इसी चीज को समझते हुए करते हैं। अब मुख्यमंत्री जी अगर प्रदेश का मुखिया इनके मिल रहा है और मिलके वो समन्वय बनाने की कोशिश में है, मंशा में है, और उसको एक्सप्लोर करना चाहिए ऑप्शन को। लेकिन इसमें ये भी कहना कोई गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं ये मानिए कि हमारे सरपंच भी हमारी राजनीतिक प्रोसेस के सूत्रधार भी रहते हैं, राजनीतिक प्रोसेस का पहला पड़ाव भी है, राजनीतिक प्रोसेस को दृष्टि और दिशा देने वाले भी हैं।
तो अगर हम ये बोले कि जी ये राजनीतिक से बात से प्रेरित नहीं हो सकता विषय, तो वो मूर्खता होगी। लेकिन नबन मलिक जी, ये अभी राजनीति साहब ये भी कह रहे थे कि इतना लंबा समय क्यों मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए डेलीगेशन का पहले का समय भी दिया जा सकता था, और एक लाठीचार्ज को लेकर भी लगातार कहा जा रहा है कि ये गलत हुआ। देखिए, बल प्रयोग करना किस स्थिति में हुआ, पुलिस के द्वारा कैसे हुआ, इसको एक विवेचना का विषय है। इसने कहां से क्या करा और कैसे उसका रिएक्शन हुआ जी। लेकिन मुख्यमंत्री साहब का जहां तक विषय है, मैं ये मानता हूं कि उनके बहुत सारे कार्यक्रम है और साथ में G20 वगैरह जो था विषय, गुरुग्राम में और फरीदाबाद में भी कुछ काम थे। तो 1, 2, 3 तारीख 4 तारीख जो है वो उनका काफी बिजी शेड्यूल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो बिना काम के बैठे हुए हैं और ये इनको नहीं मिल रहे। अगर वो किसी काम में लगे हुए हैं, चंडीगढ़ में कोई इम्पोर्टेंट काम है, या वो दिल्ली आए हैं या फरीदाबाद आए हैं, तो इस प्रकार से ये कहना कि जी वो उनको पहले ये करें वो करें, क्योंकि मुख्यमंत्री का रोस्टर बहुत पहले बन जाता है, ये सबको पता है। लेकिन अब जो कहने जा रहा हूँ उसको सबसे बड़ा जो सवाल है या उसका जो रिस्पॉन्स चाहिए या जो उसका एक दिशा है वो ये है कि अगर ये सारा का सारा प्रकरण हम देखें तो ये प्रकरण कहीं ना कहीं से कुछ लेवल तक इन्फ्लुएंस लगता है, और वो इन्फ्लुएंस कुछ ऐसे देश के और देश की प्रदेश की शांति के खिलाफ जो काम करती आ रही हैं, कुछ राजनीतिक वेशभूषा में कुछ ऐसे भेड़िए हैं जिनको बाहर से इन्फ्लुएंस मिलता है, ये कहीं गलती से उन लोगों के चंगुल में ना फंस गए हों या फंस जाएं। ठीक है, जो विदेशी लोग हैं जी। उन विदेशी ताकतों को जो यूरोप में बैठी हुई हैं उनके साथ या यूएस में बैठ के वो देते हैं ज्ञान, ऐसे लोगों के जो कठपुतली यहाँ पे हैं उनसे ये प्रभावित ना हो जाए, ये एक डर लगता है। ठीक है सर। रणबीर गिल जी, विदेशी ताकतें, रणबीर जी कहना चाह रहे हैं अपनी बात। रणबीर जी, इन्फ्लुएंस आप लोगों को क्या किया क्या है, और दूसरा ये संशोधन से भी कुछ बात बनेगी क्या? कोई अलग देश की मांग कर रहे हैं क्या? हम लगा रहे हैं, हम अपने अपने गांव के मुख्यमंत्री हैं। आप बिल्कुल मुख्यमंत्री हैं अपने अपने गांव के। अधिकार मांगे तो उनको आप विपक्ष का नाम नहीं। देखिए, मैंने आपको नहीं बोला है। एक मिनट, मैंने आपको नहीं बोला। आप अपनी लैंग्वेज सुधारो। क्या लैंग्वेज सुधारो? क्या कांग्रेस के ऊपर सरोज का नहीं आता? तो क्या दूसरे देश क्या कांग्रेस के ऊपर सरोज का इन्फ्लुएंस नहीं है? क्या कांग्रेस के ऊपर सरोज का इन्फ्लुएंस नहीं है? आप बताइए, कांग्रेस के ऊपर सरोज का इन्फ्लुएंस है नहीं है? और देश का भट्ठा मोड़ कर दिया आप लोगों ने। चलिए ठीक है, मैं चाहूंगा एक एक करके अपनी बात को रखें। ठीक है, संविधान की नॉलेज नहीं आप लोगों को। ठीक है, एक एक करके प्लीज। मलिक साहब आऊंगा। रणबीर जी, आपको जॉर्ज सोरोस का पता है? कि विदेशी आपको जॉर्ज सोरोस का पता है? अलग देश की मांग करेंगे। आपको जॉर्ज सोरोस का पता है? जॉर्ज सोरोस का ना पता है? देश का बंटाधार कर दिया आपसे। चलिए रणबीर जी, पढ़ा लिखा आदमी है। प्लीज मलिक साहब, प्लीज सर। ठीक है, मुद्दे पर हम आते हैं। और सवाल रणबीर जी ये है, क्या संशोधन के जरिए कोई बातचीत बन पाएगी? क्योंकि बहुत सारी बातें अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने टीवी पे बैठ के अभी इसके प्रावधानों को लेकर कही है। क्या संशोधन आप लोग को चाहते हैं इसमें, या फिर पूरी पॉलिसी आपको गलत नजर आती है? मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोगों की संविधान से बाहर कुछ मांग नहीं है। क्या संविधान से ऊपर सरकारें होगी इस देश में आजकल? संविधान तो सबसे सर्वोपरि है। हम लोग सिर्फ वही चीज मांग रहे हैं जो देश के संविधान के अंदर ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं। लेकिन रणबीर जी, इसमें आपत्तियां जो आप लोगों की है जी, हम किसी अलग देश की मांग थोड़ी कर रहे हैं। रणबीर जी, इसमें पॉलिसी में जो आपत्तियां आप लोगों की है। क्लैरिफाई कर दूं, एक मिनट सुनिए, मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं। मैंने कभी भी सरपंचों को कुछ नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि जॉर्ज सोरोस जैसी ताकतों के ऊपर, जो जॉर्ज सोरोस की ताकत है
या उससे इन्फ्लुएंस होने वाले यहाँ पे राजनीतिक दल हैं, उनके हम अपने influence में देश ना आ जाएं। हम अपने देश के खिलाफ ऐसा कुछ क्यों करें? कुछ हम संविधान के दायरे में अरे रहकर अपने भाई संविधान को साहब, मांग अगर रहे हैं। मैं आपको ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आज आपने करा विपक्ष है, का नाम लेके सरपंचों को बदनाम करने की कोशिश ना करें। मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा। हर व्यक्ति की लड़ाई है। मैं आपकी बदतमीजी पे भी आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। आपने जिस प्रकार से मेरे को बोला वो गलत है। बदतमीजी आप कर रहे हो। रणवीर जी, एक मिनट, ऐसे समय खराब होगा, प्लीज। देखिए, मैं बीच में आ रहा हूं और दोनों को शांत कर रहा हूं। रणवीर जी, हम मुद्दे पर रहते हैं। दरअसल पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको लेकर मलिक साहब का बयान है, वो ये कह रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल एजेंडा पार्टीज का है और आपका जो प्रदर्शन है, आपके कंधे पर बंदूक रखकर कुछ पार्टीज या फिर कुछ विदेशी ताकतें हो सकता है कि इस्तेमाल आप लोगों कर रहे हैं। क्या ऐसा है? और दूसरा, ये संशोधन, सर मैंने पूछा, क्या संशोधन हो सकता है? मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा किसी पॉलिटिक्स पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम कहते हैं बीजेपी के नेता आओ, हमारा समर्थन करो, हम उनका स्वागत करेंगे। जेजेपी के नेता आओ, हम उनका स्वागत करेंगे। अगर कोई भी साथी प्रदेश का नागरिक हमारा समर्थन करने आता है, वो चाहे किसी पॉलिटिक्स पार्टी से हो, क्या हम उसको ये कहेंगे कि आप हमारा समर्थन ना करो? आप बताओ, ये चीजें कह सकते हैं हम उनको? वो विपक्ष में है, वो अपने विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन हम अपने गांव देहात को बचाने के लिए ये लोग ग्रामीण क्षेत्र के विकास को बाधित करना चाहते हैं। और हम सिर्फ संविधान के अंदर जो हमारे अधिकार है उनकी मांग कर रहे हैं। उससे ज्यादा संविधान से बाहर हमारी एक भी मांग नहीं है। ठीक है मलिक साहब, बहुत संक्षेप में इस पर एक उत्तर आपसे चाहूंगा, उसके बाद ढुल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। दरअसल रणवीर जी कह रहे हैं कि हमें किसी पार्टी का संरक्षण नहीं है, हमें किसी पार्टी ने बहकाया नहीं है। दरअसल हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो और कोई भी पार्टी हो वो उनका साथ दे। मलिक साहब, देखिए, मैंने बहुत क्लियरली ये बोला कि ऐसा अंदेशा है कि जो ये जॉर्ज सोरोस जैसी ताकतें हैं, उनसे इन्फ्लुएंस जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कहीं इनका बेनिफिट ना लें। ये तो हमारे देश के खुला वाला जो किसान होता है उसके प्रतिनिधि हैं, और उस प्रतिनिधि को यूज करने वाले बहुत सारे शातिर लोग होते हैं। लेकिन मैं आज भी आपको एक चीज बड़ी क्लियरली बोल रहा हूं कि सरकार हमेशा प्रदेश के हितों के लिए प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है। कभी भी ऐसा नहीं है कि हम इनके विरोध में। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि क्या ये जो ग्रांट है मंत्री अपने आप देते रह रहे हैं, काम करते हैं, नीचे बाबू होते हैं और वो काम आगे करते हैं। ऐसे ही आपको भी आगे करने के लिए एक सिस्टम को आपके अधीन करा जा रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें सफाई आएगी, उसके अंदर पारदर्शिता आ रही है, उसके अंदर आपको रिकॉर्ड काफी रखने की जरूरत कम हो जाएगी, बहुत सारी चीजें होंगी, तो उसमें क्या दिक्कत है? और अगर अगर हम सुनिए एक मिनट देखिए, ये आप डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, डिरेल मत करिए। मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, आपने 6 महीने सपोजिंग ये काम करा और आपको ये लगता है कि ये 6 महीने बाद आपको ये लगता है कि ये ठीक नहीं है, आप सरकार के साथ बैठो, सरकार बिल्कुल वो करेगी जो आप कहेंगे, लेकिन एक बार उसको एक्सरसाइज तो करके देखो, उसमें कमियां क्या है। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर क्यों एक्सरसाइज की जा रही है? ठीक है, चलिए एक रिएक्शन पहले। ठीक है, सबसे छोटी इकाई के ऊपर करा है और उसके बाद ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? पहले ऊपर से करो ना। आप लोग राइट टू रिकॉल एमपी और एमएलए पे क्यों नहीं लागू करते? ग्राम पंचायतों पर करते हो आप करते हो अपने ऊपर लागू करने से, क्योंकि आप लोग वोट लेने के बाद जनता के बीच में नहीं जाते। अगर आप अपने ऊपर राइट टू रिकॉल लागू कर लेते हो तो रहते ही जनता के बीच में है प्रभु, आप लोगों सबको। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा आप दोनों को रोकते हुए ढुल साहब के पास चलते हैं। ढुल साहब, बहुत जल्दी से, क्योंकि अभी जो बातें मलिक साहब कह रहे हैं कि एक्सरसाइज पहले करें, कम से कम देखें कि ये पॉलिसी है क्या, बिना इसको इस्तेमाल करें कैसे कहा जा सकता है कि इससे पारदर्शिता नहीं आएगी या फिर सरपंचों के खिलाफ रहेगी? ढुल साहब, देखिए, मैं कुछ फॉल्ट्स जो फ्लॉज हैं वो पब्लिक में है, ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक नहीं है। जो चीजें मैंने शुरुआत में बताया, जी पंचायती राज सिस्टम के तहत जो है पूरी तरह से पंचायती फंड की केवल और केवल एक ही अधिकार है, वो अधिकार जिसको है वो है ग्राम सभा।
ग्राम सभा से बाहर ना तो उसका इस्तेमाल हो सकता है, ना ही कोई अधिकारी उसके ऊपर बैठ सकता है, ना ही उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का कैपिंग लगाई जा सकती है। ये न केवल संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 243 में और उसके प्रोविजंस में, बल्कि ये हरियाणा पंचायती राज एक्ट का भी एक पार्ट है। और उसके अलावा इस मामले में हाई कोर्ट्स की बहुत सारी रूलिंग्स भी हैं अलग अलग जगह पर। तो पूरी तरह से जो इन्होंने एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन लेकर के आए हैं वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। पहली बात, इसको ही आप ला ही नहीं सकते जब तक कि आप संविधान के अंदर या पंचायती राज एक्ट के अंदर उसका प्रावधान ना करो। पहली बात तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हमें समझनी होगी कि असंवैधानिक तौर पर इसको लागू किया गया है। जो दूसरी चीज जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैंने शुरुआत में बिल्कुल क्लियर तौर पर कहा कि पंचायती राज एक्ट के अंदर जो पावर थी सरपंचों के पास में, उनको तो किया नीचे पंचायत ग्राम सभा के पास में। और उसके अलावा जो आपके नगर निगम में हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत जो नगर पार्षदों के पास जो पावर है, उसके बराबर में भी पावर आपने सरपंचों को और पंचों को नहीं दी। ये तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पढ़ने से ही पता लग रहा है। इसमें तो ऐसी चीज है ही नहीं जिसके बारे में हमें कुछ चर्चा करनी चाहिए। यदि मैं फ्लॉ बार बार फॉल्ट बार बार स्पष्ट तौर पर सामने बता रहा हूँ तो ये सरकार का काम है ना उसको ठीक करे। ठीक है, अब सरकार को दिख रहा है ये कि भाई ऐसा तो नहीं है कि इनके पास में कानूनी विशेषज्ञ नहीं है, जानकारी नहीं है, इनको दिख रहा है। इन्हें पढ़ना चाहिए भाई 19 जनवरी 2023 में आपने क्या चीज लिखी है और जो 2015 में आपने लिखी थी जिसके ऊपर फैसला आया था कोर्ट का, जिसको खारिज किया गया था आपकी पॉलिसी, वो क्या थी कि भी आपने जो ग्राम सभा का जो फंड था उसका अधिकार जो है एक्सीएन लेवल के अधिकारी को दे दिया था। आज भी तो ग्राम सभा के फंड का अधिकार जो एक्सीएन लेवल के अधिकारी की जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी को दे दिया गया। आप केवल सरपंच एक साइनिंग अथॉरिटी रह गया है और उसके पास में भी रोकने का फंड को केवल मात्र 1 हफ्ते का राइट है। 1 हफ्ते के बाद उसके पास वो राइट भी नहीं है। तो मुझे बताइए ना, इलेक्टेड पंचायतों का मतलब क्या रह गया? ठीक है रेणु जी, आरोप आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग बातचीत के जरिए समाधान को नहीं निकलवा रहे हैं बल्कि इस्तेमाल कर रहे हैं सरपंचों का। बहुत जल्दी से उत्तर। हाँ जी, देखिए रूल साहब की बातों को सभी को स्वीकार करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग तो इन लोगों को मना लेते हैं, समझा लेते हैं। सरकार है, सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र है और पावर्स हैं, ये इनको समझाने में कामयाब क्यों नहीं होते हैं? तो कहीं ना कहीं इनकी ऐसी क्या कमजोरी है कि ये नहीं समझा पाते और विपक्ष समझा लेता है। दूसरी बात है, अब ये कह रहे हैं कि कई विदेशी ताकतें जो है ना यहाँ पर प्रभावित ना कर दे लोगों को। अरे भाई, विदेशी ताकत तो तब आएगी तब हमारे देश का सरपंच जागरूक ना हो। हमारे प्रदेश के सरपंच पढ़े लिखे हैं और वो आपसे भी कहीं ना कहीं ज्यादा समझदार हैं। मैं मानता हूँ जब वो हुक्के पे बैठ आप ही अगेंस्ट है, पढ़े लिखों के अगेंस्ट, वो सब जानते हैं, सब समझते हैं, हमसे भी ज्यादा ये जानकार है। आप ही पढ़े लिखे पंचायत के अगेंस्ट थे प्रभु। कि विपक्ष ने बहका लिया, पहले किसान आंदोलन में भी यही इल्जाम लगाते थे कि ठीक है। राजनीतिकरण कर दिया, विपक्ष ने बहका लिया, आज भी यही इल्जाम लगाने वाले। कोई किसी के बकाए कागज नहीं लगा हुआ है, ये अपने वास्तविक दर्द को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं और सरकार का फर्ज बनता है कि इनका समाधान करें। और प्राण जी, देखिए समाधान के लिए सबसे पहले जरूरी मैं ये बात मानता हूँ कि एक बार सरकार जो सरपंचों को कहते हैं कि एक बार अपना करके देख लो, हम कहते हैं एक बार सरकार सरपंचों को पुरानी व्यवस्था दे करके देख लो। जब सरपंच उसमें घपला करेंगे, गड़बड़ करेंगे, वो सरपंच को आप अपनी निगरानी में रखो। ठीक है, चल जी जी, आज सरकार क्यों नहीं इसको अपना करके देखती, पुरानी व्यवस्था में अपना? ठीक है, चलिए रणबीर जी, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट, बहुत जल्दी से आखिर में बहुत संक्षेप में उत्तर आपको एक चाहूंगा। बहुत जल्दी से रमन मलिक जी हमारे साथ इस वक्त हैं, क्या कहेंगे उनसे? बहुत जल्दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने मैं आपके माध्यम से सरकार से एक आग्रह करना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारी और आपके नेता सही है तो 2 साल का जो कार्यकाल था ग्राम पंचायतें नहीं थी, जो ग्रामीण क्षेत्र के बजट का दुरुपयोग किया गया उसकी जांच करवा ले अपनी साफ नियत से, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपके नेता और आपके अधिकारी चोर है या ग्राम पंचायतों के लोग चोर। ठीक है मलिक साहब, संक्षेप में आखिरी उत्तर। भाई मैं ये कहता हूँ कि ये सारा विषय जो है ये बातचीत के माध्यम से सुलझ सकता है जी। इसमें हठधर्मिता नहीं दिखानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने आपको न्योता दिया है, आप जाएं, बात करें। और ये जो बात आप कह रहे हो कि ये 2 साल के कार्यकाल को असेस करो, ये बिल्कुल रखनी चाहिए आपको, क्योंकि
अंतगतवा ये प्रदेश का पैसा है, देश का पैसा है, आप लोगों का पैसा है, आप पे ही खर्च होना चाहिए। और अगर कोई अधिकारी ऐसा है जिसने मिसयूज करा है तो उसको उस जगह पे बैठने और रहने का कोई अधिकार नहीं रहना चाहिए। लोकतंत्र यही कहता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हम उम्मीद कर रहे हैं आगे कि बातचीत के जरिए समाधान इस मुद्दे का निकले और 9 तारीख को जो बैठक मुख्यमंत्री के साथ होने वाली है सरपंचों की डेलीगेशन की, उसमें कोई ना कोई जरूर एक दिशा तय हो इस मुद्दे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।